तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की जो स्टार्टिंग होती है वो जेनी से होती है, जो कि वैन से कह रही होती है आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके का टैलेंट है जो तुमने इस क्रिमिनल को इतनी जल्दी ढूंढ लिया और तुमने इतनी ढूंढने के बाद उसे मार भी दिया। तभी जो वैन होता है वो जेनी से कहने लगता है मैं बस किस्मत वाला था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लिया मैंने। तभी दोनों तरफ साइलेंस हो जाता है। उसने बिल्कुल कैजुअल आंसर का कैजुअल रिप्लाई दिया। तभी जो जेनी होती है वो मुस्कुराते हुए उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी हो अपने काम में, मुझे अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं तुम्हारे साथ आगे मिलकर भी और ज़्यादा काम करूं। तभी जो बहन होता है वो जेनी से कहने लगता है कि तुम्हारे मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम मुझे एक और नया काम दे दो। तभी जेनी उससे कहने लगती है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, अभी के लिए तुम घर वापस जाओ, क्योंकि हमें इस चीज़ को एच के लिए हैंडल करना होगा, मतलब हैंड ओवर करना होगा एच कंपनी के खिलाफ। आई मीन खिलाफ नहीं, उन लोगों को एच वालों को। और तो हमें ये भी पता लगाना होगा आखिरकार स्कैवेंजर करना क्या चाहते हैं। और तभी इतना इतना बता ही रही होती है तभी बहन उससे कहने लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास करो। तभी जेनी उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए बात है ना। जैसे कि डेटिंग में हम करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। मुझे तो सच में डेटिंग का मतलब भी नहीं समझ में नहीं आता भाई। कभी कभी तो सिचुएशन के हिसाब से डेटिंग किसी और चीज़ को बोलते हैं, तो कभी कभी किसी और को। मुझे आज तक डेटिंग का सही मतलब नहीं समझ में आया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और अगर आप लोग कुछ कमेंट करके बताते भी हो तो मैं बताऊंगा आखिरकार मतलब क्या है। अगर अलग सीरीज में अलग सिचुएशन में जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा अपने आप। ये सुनने के बाद बहन वहीं पर शांति से सुन लेता है और बैठा रहता है और मन में सोचते कहने लगता है मुझे लगता है ऐसा कोई रीज़न है यहाँ पर। और वहाँ से जाते हुए जेनी से कहने लगता है मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए वापस आऊँगा। और जेनी भी उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो हम जल्दी मिलेंगे बाद में। कहीं बवाल लग रही है जेनी तो। और वो जैन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है और जेनी उसे देखती रह जाती है। तभी जो बारटेंडर है वो जेनी के पास आता है, उसे कहने लगता है हे जेनी। और वो उससे कहने लगता है मैंने स्कैवेंजर के जो नेटवर्क है उसे हैक कर बाईपास करने की कोशिश की तो और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है यहाँ पर। तभी जो जेनी होती है वो बारटेंडर से कहने लगती है हे ग्रैम्स, आखिरकार तुम अभी भी उस स्कैवेंजर के नेटवर्क को बिल्कुल बेकार से जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उस नेटवर्क को देखने में लगे हुए हो। तभी जो ग्रैम्स होता है वो जेनी को बताने लगता है जो वैन का मिशन था वो रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे ही उसमें वीडियो में देखती है वो सरप्राइज होती है जेनी, जहाँ पर जो लाइटनिंग का धमाका होता है वो देखने के बाद। और उसका मुंह फिर से फटा का फटा रह जाता है, इतना मुंह मत फाड़, कुछ चला जाएगा, काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये देखकर टोटली सरप्राइज होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी का सीन, जहाँ पर जो वैन है वो लाइब्रेरी में आ चुका है और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए। और ये है बलखार लाइब्रेरी सिटी है, आई मीन बलखार सिटी की लाइब्रेरी है। और यहाँ पर जो वैन आया हुआ है वो किस लिए आया हुआ है वो बताता है, मन में सोचते और कहता है कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के मैजिक के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए आया हूँ, आखिरकार किस तरीके से यहाँ का जो वर्ल्ड मैजिक प्रिंसिपल है वो काम करता है। और तो और मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं लेनोज की लाइफ स्पॉन है वो और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। जो लेनोज की लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे कि मोमबत्ती, क्योंकि मैंने कर्मा सिस्टम इस बॉडी पर इस्तेमाल किया हुआ था। और मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए लगभग जैसे रिलेटेड टाइम मैजिक रिलेटेड ढूंढना होगा। यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा सॉल्यूशन जरूर होगा हाईएस्ट रैंक का जो मैजिक है उसके साथ यूनिक मैजिक। तभी हमें दिखाया जाता है जो वैन होता है वो कई सारी बुक्स को पढ़ना चालू कर देता है उस लाइब्रेरी में बैठकर और मैजिक थ्योरी पढ़ता है लगातार। और उसे कुछ खास मिलता तो नहीं उसमें, लेकिन उसमें माना पैटर्न जरूर मिलते हैं। ये देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है और वो उसे याद आ जाता है और वो लगता है अरे हाँ ऐसा भी कुछ यहाँ पर था तो सही माना पैटर्न्स के बारे में। और यहाँ पर माना पैटर्न्स को मतलब होता है कि हाथों में एक माना का सर्कल बना उसे डिजाइन करो, उस पे जैसा जैसे तुम डालोगे उसमें मैजिक आता जाएगा वैसा ही। और तो मतलब फिंगरप्रिंट्स की तरह तुम कह सकते हो माना पैटर्न्स के बारे में। और कई तरीके का माना पैटर्न्स होता है और वो अपने हाथों में उसका टेस्ट करना चालू कर देता है। और जैसे ही वो अपनी उंगली को अपने हाथों पर रखता है तो उसका जो माना है वहाँ पर इकट्ठा करना चालू हो जाता है। और ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसके जो हाथों में वो माना पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी। और देखकर सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ तक मैंने इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, वहाँ पर जो एडवांस लेवल के जो मेज होते हैं वो लेवल 8 के मेज होते हैं, वही माना पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। आखिरकार जो लेवल 8 है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और चलो कुछ माना को अपने हाथों से रिलीज करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है देखते हैं। और जैसे ही अपने माना को रिलीज करता है तो वहाँ पर अलग अलग अजीब तरीके की शील्ड बन जाती है उसके हाथों पर और माना पैटर्न वहाँ पर आ जाता है। और देखकर सरप्राइज होता है और वो लगता है जैसे जैसे मेरा माना बहता जा रहा है वैसे वैसे पैटर्न चेंज होता जा रहा है। मुझे नहीं पता आखिरकार जो लेवल 8 का मैजिशियन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ क्योंकि वो अपने माना पैटर्न को अपने अनुसार ही चेंज कर सकता है। और यहाँ पर उसके हाथ में दिखाया जाता है एक अलग ही फॉर्म बन जाती है, एटॉमिक फॉर्म बन जाती है।
और वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था अकेला। इतनी बुक्स पढ़ी हुई होती है कि वो शाम हो चुकी है उसको पढ़ते-पढ़ते बुक्स, और उसे कुछ भी ख़ास नहीं मिलता। और ये पढ़ने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, जितना मैंने सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग है। जिस कॉमन मैजिक का जो कॉन्सेप्ट था मैं पढ़ा था, मुझे जिस कॉमन मैजिक के बारे में जानकारी थी, इस जगह से इन बुक्स से पूरी टोटल तरीके से गायब हो चुका है। जो मैजिक्स है वो 2 लार्ज कैटेगरीज़ में बाँटा जा सकता है, यूनिक मैजिक एंड कॉमन मैजिक। जो यूनिक मैजिक होता है वो सिंगल टाइप मैजिक होता है, वो जो एक मेज सिर्फ एक ही बार लर्न कर सकता है, मतलब एक ही मैजिक को लर्न कर सकता है, कह सकते हो वैसे। यूनिक मतलब रेयर। जो यूनिक मैजिक होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल और पावरफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मीटियोर पावर का समझ सकते हो, जैसे कि आसमान से एक मीटियोर पटक दिया तो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखा जाए कॉमन मैजिक को, तो कॉमन मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो कॉमन मैजिक है उसके एट्रीब्यूट और इसके टारगेट के बारे में थोड़ा अलग है। यहाँ पर वो अपने बात करता सोचने लगता है किस तरीके से उसने कॉमन मैजिक को इस्तेमाल किया था, लाइटनिंग मैजिक को, और किस तरीके से शील्ड मैजिक को इस्तेमाल किया था अपने आप को बचाने के लिए। और तो और जो थ्योरी थी वो वर्ल्ड वर्जन 2.0 में बिल्कुल परफेक्ट थी, जो भी मैजिक इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त बैन। और टोटली कंफ्यूज होता है, मन में सोचते क्या लगता है, इस वर्ल्ड में कॉमन मैजिक के बारे में कोई भी डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, और सर पटक कर वहीं पर उसको और पढ़ना चालू करने लगता है। और मन में सोचते कहने लगता है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लेनोच है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको लेनोच इस्तेमाल कैसे करेगा। और टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और मुझे यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, और ना ही मुझे यहाँ पर टाइम रिलेटेड यूनिक मैजिक मिला। और बहुत ज़्यादा निराश होता है और बुक को बंद कर साइड में रख देता है। तभी अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है, ये बेटर होगा कि तुम गिव अप कर दो। ये सुनते ही वैन जो होता है वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक और लड़की आ गई होती है और वो उसकी तरफ बढ़ रही है। भाई लड़की तो बवाल है, एकदम कमाल है, कमाल। तभी जो लड़की होती है वो सीधे आकर वैन के पास कहने लगती है, अगर तुम मैजिशियन बनना चाहते हो तो तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। ये सुनने के बाद तो जो वैन होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये क्या कह रही है, समझ नहीं आ रहा। और भाई तो शांत होता है, शांति से देख रहा है उसको। और वो लड़की अगर वैन से कहने लगती है, तुम जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे उतनी ज़्यादा निराशा मिलेगी तुम्हें। ये सुनने के बाद जो वैन होता है वो उससे कहने लगता है, क्या? तभी जो लड़की होती है वो वैन से कहने लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तुम्हें देखकर थोड़ा उदास, मतलब थोड़ा बैड फील हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम पूरे के पूरे दिन मैजिक बुक्स को पढ़ने में लगे हुए हो, और भले ही तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन तुम एक मेज नहीं बन पाओगे अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे तो, क्योंकि तुम मेज बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम थियोरेटिकल इंजीनियर मैजिशियन पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम मैजिक सिर्फ तभी सीख सकते हो जहाँ फिर तुम यूनिवर्सिटी में जाओ या फिर किसी स्कूल में जाकर, लेकिन अगर तुम कोई भी टीचर ढूंढ नहीं सकते तो तुम मैजिक नहीं सीख सकते हो। और तो और बिना फाउंडेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देगी, और तुम किस्मत से एंट्री कर भी गए तो तुम्हें उन लेक्चर से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। भाई इस लड़की ने ये बात तो परफेक्ट कह दी है, दिल को छुए ये बात तो, क्योंकि कॉलेज में भाई मुझे एक्सपीरियंस हो, कई लॉन्डो का एक्सपीरियंस है। कॉलेज में जाओ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता लेक्चर में क्या सिखा रहे हैं, वो अपनी रामायण पढ़ के चले जाते हैं, सही बता रहा हूँ। तभी वो लड़की फैन से कहने लगती है, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है, तुम्हारे खुद से। ये एक ऐसी फील्ड है यहाँ पर टैलेंट और लक काम करता है, और अगर तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैशन है तो तुम फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो वैन होता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी तरह उसको देख रहा होता है, जैसे कि भाई कुछ है ही नहीं उसको। तभी वो लड़की शाय करती है और उससे कहने लगती है, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैं आखिरकार एक अजनबी से ये सब बातें क्यों करने में लगी हूँ। और वो वैन से कहने लगती है, यह समय ख़त्म हो चुका है इस लाइब्रेरी पर बुक्स पढ़ने का, और मुझे बुक्स अरेंज करनी है, तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो अब। तभी जो वैन होता है वो उस लड़की से कहने लगता है, जो तुम एडवाइस मुझे दे रही है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से है क्या? अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये गिव अप करना कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? अपने आप पर जल्दी जल्दी गिव अप करने के बदले में तुम हर एक चीज़ को ट्राई करो जो तुम कर सकते हो एक अच्छा पर्सन बनने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। जो सुनने के बाद वो टोटली लड़की सरप्राइज होती है और एकदम से शॉक होती है, शॉक के मारे मुँह खुला खुला रह जाता है वहाँ का। और तभी वो लड़की उससे कहती है, ज़रा रुको सही, और सीधे जाकर अपना कार्ड उसे दे देती है। और अपना कार्ड देती है वो वैन से कहने लगती है, तुम वाकई में एक नंबर के रिडिकुलस हो, जो कि तुम मेरे इस एडवाइस को इस तरीके से लोगे, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी ना की थी। और वो वहाँ से चली जाती है बाय बाय करते हुए, और उसे कहने लगती है, खैर भूल जाओ इस सब मैटर को, अगली बार तुम यहाँ पर जैसे ही आओगे तो मैं तुम्हें कुछ मैजिक सिखा दूंगी। ये देखने के बाद जो वैन होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, आखिरकार ये कितनी ज़्यादा अजीब लड़की है। और जैसे ही वो उस कार्ड को पढ़ता है और उसमें दिखा जाता है, लेविटिनेंट यूनिवर्सिटी एलिमेंट मैजिक फैकल्टी चेयर प्रोफेसर आरिस रिचेलियन। इस लड़के का नाम आरिस होता है तो इसे मैं आरिस कहेंगे।
और ये लड़की एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, समझे? हल्के में मत लेना, टैलेंटेड लड़की है, टैलेंटेड। तभी हमें कहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है, कॉफी सी का, कॉफी कैफे का। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कॉफी पी रहे होते हैं और वैन वहां से निकल रहा है। और ये एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि वह लड़की एक प्रोफेसर होगी इतनी यंग एज में। और तो और यह बहुत ज़्यादा जवान दिखती है मुझसे ज़्यादा तो। और अपने आप को जैसे ही वो कांच में देखता है तभी उसे होश आता है कि उसकी शक्ल जो है बिल्कुल बूढ़े जैसी दिख रही है, बूढ़े जैसी। और वो बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और वहाँ से चला जाता है और मन में सोचते कहता है चलो जाकर थोड़ी सब्जियां खरीद ली जाएं। और वो सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सब्जियां खरीदना सामान खरीद रहे होते हैं। और वो सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या लेना चाहिए, और मन में सोचते क्या लगता है अगर मैं सब कुछ कुछ खाना ही चाहता हूँ तो ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं खुद ही जाकर बनाऊँ कुछ न्यूट्रिशन जिससे मिले मेरी बॉडी को। और अचानक से उसकी कुछ आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर कोई बंदा कह रहा होता है क्या तुम कुछ कॉपरेट कर सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के लिए। और वो देखता है पीछे मुड़कर, यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो एक बंदे को हाथ रखने के लिए कह रहा था एक मशीन पर। वो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है। और वो अपने आप को शांत करता है, बिना चुपके से वहाँ से निकलना चालू कर देता है। और मन में सोचते वहाँ से चला जाता है कि मैं उस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मेरे लिए सर्च नहीं कर रहे हैं। खैर मुझे सर्च कौन भी करेगा, इसलिए मुझे जानता भी नहीं है। तभी अचानक से सामने से बगल से किसी की आवाज़ आती है एक लड़की की, और उसे बोलती है तुम जरा रुको तो सही। और तभी वैन उससे कहने लगता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। और वो लड़की मोबाइल चला ही रही होती है और वो कहने लगती है क्या तुमने कुछ ऐसा कांड वांड किया है जिसके लिए तुम इतने ज़्यादा डरे हुए हो। और भाई ये लड़की थोड़ी ठीक है, एवरेज लग रही है, ठीक है मेरे लिए तो। आप लोग बताओ कैसी लग रही है। और तभी वो लड़की उससे कहने लगती है तुम अभी अभी माना पैटर्न चेक पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घूरने में लगे हुए थे, ऐसा देखकर ऐसा लगता है तुम कोई किसी तरह के क्रिमिनल हो या फिर तुमने किसी तरह का बड़ा क्राइम कर दिया हो और तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी हो। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही। तो गाइस पूछा ना मैंने, लाइक कर देना अगर चाहिए तो। सही बोलो, इससे बेटर है, इससे बेटर तो अपने पास है ना। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। सी यू लेटर, सायोनारा।